डिपेंड होता है, आश्रित होता है या अधीनस्थ होता है। और जहां तक बात है दूसरी तरफ आप क्या देखते हो, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होता है। ठीक है, तो मोटा मोटा कंजंक्शन का जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इसी के ऊपर आधारित एक तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे आप, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपको, चलिए एग्जांपल लेने से पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए। क्लॉज अगर मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जो क्लॉज है वो कैसा है, सबऑर्डिनेटिंग नेचर का है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। मान लीजिए दो क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग है और उनको जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, उस समय आप जिस कंजंक्शन का इस्तेमाल करोगे वो क्या होगा। सिंपल सी बात है कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज अगर है, जैसे कि मान लीजिए दो ऐसे क्लॉज जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं तौर पे ले रहा हूँ, यहाँ दो क्लॉज दिख रहा है ना, एक है आई कम टू दिल्ली और दूसरा क्या है, आई विल मीट यू। क्या ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं है? बिल्कुल आश्रित है। इसमें मेन नहीं क्लॉज थे क्या है, सर। आई कम। आई विल मीट यू। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ये हमारा क्या कंडीशनल क्लॉज है, इफ आई कम टू दिल्ली। इसको आप एक तरह से समझिए तो क्या बोल सकते हैं, ये अगर प्रिंसिपल है तो ये उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मोटा मोटा अगर मैं ये बोलूं, जब आपके पास दो ऐसे क्लॉज हैं जो सबऑर्डिनेटिंग नेचर के हैं, मतलब क्या, जो एक दूसरे के ऊपर अधीनस्थ है, एक दूसरे पर आश्रित है या एक दूसरे से संबंधित है, जो भी कह लीजिए, उस समय आप जिस कंजंक्शन के द्वारा दोनों क्लॉज को जोड़ते हैं वो कंजंक्शन क्या कहलाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। मतलब अगर आपके पास एक ऐसा कंजंक्शन है जिसका इस्तेमाल आप दो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ने के लिए करेंगे, तो वो कंजंक्शन क्या कहा जाएगा, बेसिकली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाएगा। उसका काम ही तो यही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। जैसे मान लो एक वाक्य लिखते हैं, राम इज ईटिंग मैंगो एंड श्याम इज डांसिंग, सपोज। क्या ये दोनों क्लॉज एक दूसरे के ऊपर किसी तरह से डिपेंडेंट है? राम आम नो खा सर। रहा है और श्याम क्या है, डांस कर रहा है, नाच रहा है। तो क्या एक दूसरे पर निर्भर है? किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टिकोण से एक दूसरे के ऊपर आश्रित या निर्भर नहीं है। तो मोटा मोटा आपको पता है कि दोनों क्लॉज कैसे हैं, कोऑर्डिनेटिंग नेचर के क्लॉज हैं। और कोऑर्डिनेटिंग नेचर के क्लॉज को आपने किससे जोड़ा है, एंड से जोड़ा है। तो यहाँ पर एंड जो है वो कैसा कंजंक्शन हो जाएगा, वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलेंगे। तो क्लॉज के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो कंजंक्शन दो तरह का दिखेगा, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नंबर ए और दूसरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नंबर बी। जो भी है ए और बी, दो हिसाब से आप इसको तोड़ के देखें सर तो ब्लैक बहुत ही बोर्ड क्लियर सिंपल। नहीं है सर, बहुत दूर है, मतलब दिख नहीं रही दूर है है, लैंडस्केप मोड में नहीं हो। और ब्राइटनेस अप डाउन हो रही है, कभी बहुत ज्यादा हो गई, कभी बहुत कम। आप थोड़ा थोड़ा स्क्रीन को जूम करेंगे तो पास आ जाएगा यस कैमरा। सर। जिसको अगर समस्या हो रहा है वो थोड़ा सा, थोड़ा इसको एडजस्ट कर दो, तो ठीक होगा। थोड़ा सा और ले, थोड़ा सा और ले, तो इस पे चढ़ा दो। सर व्हाइट बोर्ड हिलना सही मत है अब। लोकेशन पे, तो व्हाइट बोर्ड लोकेशन अभी पे ठीक सही है, है सर, वो उसको। हाँ सर अभी सही ठीक है, है, यस सर, देखो इसको जूम जूम, करने परफेक्ट। से ये ठीक अभी हो ठीक है। जाएगा सर। और परफेक्ट थोड़ा है सा सर। आप अपने स्क्रीन को, हाँ अपने स्क्रीन को जूम करके भी आप देख सकते हैं अगर जिसको छोटा लग रहा है। ठीक है, ओके चलो। तो मोटा मोटा अभी मैंने जो बताया ये एक बस इतना आपको समझना है कि कंजंक्शन जो है वो सबऑर्डिनेटिंग हो सकता है, वो कोऑर्डिनेटिंग हो सकता है। देखिए कंजंक्शन का जो चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बात अच्छे से क्लियर रखिए। क्योंकि आप जब एरर बनाएंगे ना, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका एरर आपको अगर मिल गया एग्जाम में तो आप खुद को लकी समझिए, क्योंकि ऐसा एरर है आपको पता रहेगा कि मैंने ये एकदम सही किया है, इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम है। तो मतलब श्योर शॉर्ट स्कोरिंग चैप्टर है और इसलिए इसको बेसिक से सीख लेना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो जाए कि सबका सही हो और आपका गलत हो जाए। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर, तो थोड़ा आराम से और मेहनत से इसको करना होगा।
इजी चैप्टर है, लेकिन ज्यादा ट्विस्ट नहीं है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि क्लॉज के बेसिस पे हमने कंजंक्शन को कितने हिस्से में देखा, 2। अब सिंटेक्स या स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो एक चीज आपको दिखता है, वो ये है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कहीं पे पढ़ा होगा आपने ये कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, सिंटेक्स के बेसिस या स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो कोरिलेटिव का मतलब जो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। जैसे आप लोगों ने अक्सर यूज किया होगा, नो सूनर के साथ क्या लगाते हैं, नो सूनर के साथ आप दैन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन का एग्जांपल हुआ जहां आप पेयर में इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए इसको आप कभी कभी पेयर कंजंक्शन भी बोल देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके साथ आप देखो कि बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी आप इस्तेमाल करते हो ना। तो देखोगे कि ये सारे के सारे जो है ये क्या है, पेयर कंजंक्शन है। आप आइदर और का इस्तेमाल करते हो, ये सारे के सारे क्या आइदर है, नोर भी होगा। पेयर में इस्तेमाल होने वाला। हाँ ठीक है, तो ये जो है कोरिलेटिव कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर बेसिस पे मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। अब ये मत समझिएगा कि कंजंक्शन 4 होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव नहीं। कोरिलेटिव कंजंक्शन हो सकता है सबऑर्डिनेटिंग नेचर का हो सकता है कोऑर्डिनेटिंग नेचर का हो। वो डिपेंड करेगा कि कौन से या कैसे क्लॉज को वो ज्वाइन कर रहा है। हो गया एडमिट एवं तदिक कर देते थोड़ा उसको, ठीक है। तो ये मोटा मोटा जो है ये आपको क्लियर रखना होगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। और एक खास लास्ट टाइप आपको स्ट्रक्चर बेसिस पे मिलता है, वो है कंपाउंड कंजंक्शन। देख लो, ध्यान से देख लो, उसके बाद कराऊंगा। आज सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन का इंट्रो पढ़ना है, ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास है। कंपाउंड कंजंक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कंपाउंड कंजंक्शन बहुत ही सिंपल वे में कहें, कंपाउंड वर्ड इसलिए क्योंकि मोर देन वन वर्ड से मिलकर बना होता है। कुछ लोग इसको फ्रेज कंजंक्शन भी कहते हैं, तो कोई खास अंतर नहीं है। फ्रेज इसलिए क्योंकि एक से ज्यादा शब्द हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, जैसे क्या बोलते हो, कुछ याद है पिछले बार का? हाँ बोलो, कुछ भी याद नहीं है। एज इफ बोलते हो, याद है? इवन दो का इस्तेमाल होता है कई बार, याद है? इवन दो का इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारे, मतलब एक से ज्यादा शब्द दिखेंगे, ठीक है। और एज वेल एज बोल सकते हो, एज वेल एज, ये क्या है, एक तरह का कंपाउंड कंजंक्शन है। इसका इस्तेमाल आप देखोगे क्यूमुलेशन के लिए भी अभी हम करेंगे, पार्शियल क्यूमुलेशन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये क्यूमुलेटिव नहीं, स्ट्रक्चर वाइज ये कंपाउंड है। बात बस इतना ही है, एक से ज्यादा शब्द है तो ये क्या है, कंपाउंड है। इसको आप अगर ना भी पहचाने तो कोई आफत आने वाला नहीं है, ठीक है, बस आप जान के रखो, ठीक है। चलो, तो अब हमारा जो पर्पस है कंजंक्शन सीखने का वो क्या है बताइए, कि हम सही सही एलिमिनेशन कर पाए, ठीक ठाक उत्तर तक पहुंच पाए। हमारा मोटिव तो ये है, लेकिन सिर्फ उतना ही मोटिव क्लियर करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ। तो अभी हम लोग जो सीखेंगे, देखो यहाँ पर मोटा मोटा मैं एक चीज बता रहा हूँ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग को सीखना है। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग बताएंगे और उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में आप देखोगे कोऑर्डिनेटिंग के 4 हिस्से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग का सीधा सीधा मतलब एक दूसरे के ऊपर वो आश्रित होगा क्या, नहीं होगा। एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होगा, हमको जो करना रहेगा उसके हिसाब से हम करेंगे, बता रहे। उसके बाद हम फिर सबऑर्डिनेटिंग के ऊपर जाएंगे। पहले कोऑर्डिनेटिंग देखो, और अभी लिखने से ज्यादा सुनने में फोकस करना, क्योंकि बाद में मैं बोर्ड मिटाऊंगा नहीं, एक ही पूरे बोर्ड पे शायद बन जाएगा। उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऑनलाइन में भी, और आप लोग ना सर, तो हाँ नीचे लिखे, अभी नीचे से ही शुरू करूंगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, दिख जाएगा आप लोग, ठीक है। अगर ना दिखे तो बोलिएगा। देखो कोऑर्डिनेटिंग में जो सबसे पहला प्रॉपर्टी आप लोगों को सीखना चाहिए वो है क्यूमुलेशन। ध्यान से सुनना, अभी कुछ लिखने कुछ नोट करने की जरूरत, मैं कुछ नहीं मिटाऊंगा, सिर्फ एग्जाम्पल हो सके तो नोट कर लीजिएगा, बाद में जोड़ लेंगे उसको। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं वो क्या है, क्यूमुलेशन। इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, ठीक है।
अब क्यूमुलेशन क्या होता है? बेसिकली क्यूमुलेशन हम किसको बोलते हैं? योग को बोलते हैं। योग का मतलब एडिशन को बोलते हैं, समझते हो आप? जब किसी चीज को जोड़ा जाता है, दो क्लॉज को आप जब जोड़ोगे तो क्या कहलाता है? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन बोल देते हैं हम उसको। तो मोटा मोटा आप इसको एडिशन के फॉर्म में ही याद रखिए, जोड़ेंगे। लेकिन क्यूमुलेशन जो है आप आगे जाके देखोगे दो तरीके का होगा। क्या होगा नहीं होगा हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आप रिकॉल करो, कोई एक ऐसा कंजंक्शन रिकॉल करो जहां पर आपने जोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया हो, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। एंड सबसे इजी कंजंक्शन जो क्यूमुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है वो हमारे दिमाग में क्या आता है? एंड। क्या आता है? एंड। तो एंड का इस्तेमाल हम करेंगे, बहुत सुंदर। एंड का इस्तेमाल हम किस लिए करेंगे? जोड़ने के लिए, दो क्लॉज को पूरी तरह से जोड़ने के लिए करेंगे। देखो, जोड़ना क्लॉज को तो हर कंजंक्शन ही करता है। जितने भी कंजंक्शन आप इस्तेमाल करो, चाहे वो क्यूमुलेशन हो या ना हो, वो दो क्लॉज को जोड़ता ही है। लेकिन अर्थ में जोड़ने का काम, समझ रहे हो? दो एक्शन को एक साथ करने का काम, वो क्यूमुलेशन नेचर है या क्यूमुलेटिव नेचर है। तो एंड के लिए आपने अभी देखा, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, क्या दिया था? राम इज ईटिंग मैंगो एंड श्याम इज डांसिंग। दो ऐसे इवेंट जो एक दूसरे से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी आश्रित नहीं है, एकदम इंडिपेंडेंट नेचर के हैं। लेकिन उनको हमें क्या करना था? दो अलग अलग इवेंट्स को एक साथ लिखना था। मतलब दो अलग अलग इवेंट, राम आम खा रहा है और श्याम नाच रहा है, ये दोनों अलग अलग इवेंट्स है ना। लेकिन दोनों इवेंट को हम क्या चाह रहे हैं? एक साथ रिप्रेजेंट करना, एक सीन में लाना। समझते हो? एक सेंटेंस का मतलब एक सीन होता है, एक सीन में लाना चाह रहे हैं। तो जब एक सीन में आप उसको लाना चाह रहे हो, यानी दोनों इवेंट्स को आपको क्या करना है बताइए? जोड़ना है। दोनों इवेंट को ऐड करेंगे, और ऐड करने का मतलब होता है क्यूमुलेट करेंगे, जोड़ेंगे, क्यूमुलेशन आएगा। उसके लिए सीधा सीधा हमने कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल किया? एंड। आपने देखा अभी एग्जांपल में, मैं उसको एक बार फिर लिखता हूँ। ये एग्जांपल वाला सेक्शन मिटेगा, इसको आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए। जैसे राम इज ईटिंग मैंगो एंड श्याम is playing cricket, सपोज। ये दो एग्जांपल्स हैं आपके पास, ये दोनों अलग अलग इवेंट थे ना, और इन दोनों को हमने क्या किया? एंड के माध्यम से क्या किया? क्यूमुलेट किया। तो अगर मैं आपसे पूछूं एंड कैसा कंजंक्शन है, तो आप क्या बोलोगे? सिर्फ क्यूमुलेटिव बोलोगे? नहीं, आप बोलोगे सिंस ये दोनों क्लॉज कैसे हैं, नेचर क्या है दोनों क्लॉज का? इंडिपेंडेंट, मतलब कोऑर्डिनेटिंग नेचर के दोनों क्लॉज है। तो एंड क्या होगा? क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एंड को क्या बोलेंगे? क्यूमुलेशन करने के लिए आया है, और क्लॉज कैसे हैं? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, बात समझ में आया? यहां से एक लेवल ऊपर आप लोगों को मैं लेके जाऊंगा। जोड़ना बहुत आसान है दो क्लॉज को, ठीक है, लेकिन जोड़ने की दो परिस्थितियां बनती हैं, बात समझिएगा अच्छे से। एक होता है टोटल क्यूमुलेशन, जो कि अभी दिख रहा है, पूरी तरह से हमने जोड़ दिया। और एक होता है पार्शियल क्यूमुलेशन, जहां पर हम पूरी तरह से जोड़ते तो हैं, लेकिन पूरी तरह से वो चीज जुड़ता नहीं है। जैसे देखो, एक एग्जांपल देखो, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, सपोज। अभी चिल्लाना मत कि गलत लिखे हैं सही लिखे हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, तुम लोग को आता है, हमको मालूम है। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। यहां पर तुम सोचो कि तुम बोलोगे कि अच्छा, पहले वाले इवेंट को तो हमने जोड़ दिया, पहले वाले को मैंने कैसे जोड़ा? आप लोगों ने ध्यान से देखा? ध्यान से सुनना, इस बात को अगर समझ पाते हो, देखो रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। ये पूरा का पूरा इवेंट को हमने इस पूरे के पूरे इवेंट के साथ क्या किया? जोड़ा। लेकिन यहां पर जो जोड़ने का काम हुआ, आप देखो, राम को उसके दोस्तों के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या ये जोड़ना पूरी तरह से संभव है? वास्तविक रूप में राम अपने दोस्तों के साथ जुड़ा हुआ है क्या? सेंटेंस का सेंस ही है कि राम और उसके दोस्त, मतलब अस्तित्व उन दोनों का क्या है? अलग अलग है। भले ही दोनों आ रहे हैं, लेकिन दोनों का अस्तित्व क्या है? अलग अलग है। मतलब यहाँ क्यूमुलेशन तो है, लेकिन कंप्लीट क्यूमुलेशन नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है?
पार्शियल क्यूमुलेशन। तो क्यूमुलेशन दो तरह से, एक कंप्लीट क्यूमुलेशन, जैसे आप दो इवेंट को आराम से जोड़ सकते हो, दो अलग अलग इवेंट आपने जोड़ दिया, लेकिन एक व्यक्ति को दूसरों के साथ क्या आप पूरी तरह से मिला सकते हो? कुछ परिस्थितियों में मिला सकते हो, लेकिन यहाँ वो परिस्थिति नहीं है। जब इक्वल रैंक का होता तो मिला देते, राम एंड श्याम मिला देते ना, राम और श्याम, लेकिन रैंक इक्वल है क्या? नहीं। अब देखो इसको आप कैसे लिखा है आपने, हिज फ्रेंड, मतलब यहाँ पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये राम पर कहीं ना कहीं क्या है? आश्रित है। समझते हो? तो जब पार्शियल क्यूमुलेशन होता है, पार्शियल क्यूमुलेशन का मतलब जब दो चीजें आपस में पूरी तरह से नहीं जुड़ती हैं, वहां आप एंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां आपको जोड़ने के लिए कौन सा कंजंक्शन मिलता है? एज वेल एज। राम भी आ रहा है और उसके दोस्त भी आ रहे हैं। देखो जोड़ तो है, लेकिन अलग अलग दोनों के बारे में बताना पड़ रहा है। समझ रहे हैं बात? तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, हमारे पास दो सब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, एक सब्जेक्ट 1 और एक सब्जेक्ट 2। क्योंकि पार्शियल क्यूमुलेशन हो रहा है, दोनों जुड़ के भी नहीं जुड़े हैं, तो दो सब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। उस परिस्थिति में आप देखेंगे कि एक सब्जेक्ट हैवी होगा मतलब उसका जो महत्व होगा वाक्य में ज्यादा होगा, और दूसरे सब्जेक्ट का महत्व वाक्य में पहले सब्जेक्ट की तुलना में क्या होगा? कम होगा। और एक चीज आपको बता दे रहा हूं, जब भी आप पार्शियल क्यूमुलेशन करेंगे तो जो हैवी सब्जेक्ट होगा आप उसका इस्तेमाल पहले करते हो। कहां करते हो? पहले करते हो। कारण यह है कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है और आप क्यूमुलेशन कर रहे हो, पार्शियल क्यूमुलेशन, तो हैवी वाले को आप आगे लिखना ही चाहोगे, स्वाभाविक सी बात है। और जो लाइट है उसको कहां लिखोगे? उसके बगल में लिखोगे। तो बहुत साधारण सी बात है कि यहाँ दो सब्जेक्ट है, जिसमें से हैवी सब्जेक्ट कौन सा है? राम। और लाइट सब्जेक्ट कौन सा है? हिज फ्रेंड। तो वाक्य में दो सब्जेक्ट है, लेकिन एक हैवी एक लाइट, तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट किसके अनुसार चलेगा? हैवी सब्जेक्ट के हिसाब से ही चलेगा। मतलब जब आप पार्शियल क्यूमुलेशन करोगे, दो अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें से एक सब्जेक्ट क्या होगा? हैवी होगा, और ज्यादातर देखोगे कि वो सब्जेक्ट कहां है? सामने इस्तेमाल किया गया है। इसलिए एग्रीमेंट पूरा का पूरा उस हैवी सब्जेक्ट के हिसाब से ही फंक्शन करेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से फंक्शन नहीं करेगा। इसलिए आपको बुक में बार बार बताया गया कि जब भी एज वेल एज का इस्तेमाल करो, एग्रीमेंट इस सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है। लॉजिक ये नहीं, लॉजिक ये है कि सब्जेक्ट हैवी है, इस वजह से हम एग्रीमेंट को आगे लेके जा रहे हैं। कुछ परिस्थितियों में आप देखोगे कि हैवी को हम पीछे भी लिख सकते हैं, अभी आएगा। तो क्या हम पीछे आगे वाले के साथ एग्रीमेंट चला लेंगे? नहीं। असली कॉन्सेप्ट ये है कि आपको डिसाइड करना है कि अगर दो सब्जेक्ट सेंटेंस में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो कौन सा सब्जेक्ट उस परिस्थिति में हैवी है, मतलब प्रमुख है, और जो प्रमुख होगा उसी के आधार पर आपको पूरा एग्रीमेंट लेके चलना है। बात समझिएगा, इस चीज को दिमाग में एकदम क्लियर रखिए। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप पार्शियल क्यूमुलेशन कर रहे हो, तो मोटा मोटा पहले वाला सब्जेक्ट हैवी होता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस हम देखेंगे कि राम हमारा सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल गलत है, यहाँ इस्तेमाल क्या करना होगा? इज। तो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। हालांकि क्यूमुलेशन है, लेकिन ये सब्जेक्ट क्या प्लूरल बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि क्यूमुलेशन होने के बावजूद भी ये पार्शियल क्यूमुलेशन है, दोनों जुड़कर प्लूरल बनने की क्षमता नहीं रखते हैं। इसलिए एंड जोड़ सकता है, एज वेल एज भी जोड़ सकता है, लेकिन एंड कंप्लीट क्यूमुलेशन कर सकता है, सिंगुलर से प्लूरल बना सकता है, लेकिन एज वेल एज जोड़ के सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकता। हो सकता है यहाँ प्लूरल होता तो प्लूरल एग्रीमेंट चलता, कोई दिक्कत नहीं थी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात तो पूरा चीज अच्छे से समझिए। तो जब आप क्यूमुलेटिव कंजंक्शन देखते हो, तो यहाँ एक एंड मिलता है और दूसरी तरफ आपको क्या मिलता है? एज वेल एज मिलता है। इसके अलावा आपको क्या मिलता है? बोथ मिलता है। और क्या मिलता है? बोथ के साथ बोथ, एंड मिलता है, और कुछ याद है? हाँ, नॉट ओनली बट ऑल्सो मिलता है। बहुत सुंदर। नॉट ओनली बट ऑल्सो मिलता है। और क्या मिलता है? अलॉन्ग विथ क्या बोलूं, नाउ कर सकते हो। और कुछ इसके अलावा? अरे नहीं, दिमाग खराब हो गया। नाइदर नॉर यहाँ कहां से आएगा? ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैं एक सेक्शन लिख के रख रहा हूँ। तो जो भी आपको समझ में आए इसमें आप नोट करते जाओ, ऐड करते जाओ। लेकिन मोटा मोटा क्यूमुलेशन समझ में आया? व्हाट इज क्यूमुलेटिव कंजंक्शन? क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग नेचर का होता है, ये बात याद रखना। हाँ, टू भी लिख सकते हैं इसमें। पिछले बार आप लोगों को शायद मैंने लिस्ट दिया था ना, पढ़ाया भी था, है कॉपी?
इन अभी एडिशन लिखा टू हुआ था भी बोर्ड होगा पे, आके भी नहीं देखा आप लोगों ने। सर, इन एडिशन टू इन भी होगा एडिशन टू, हाँ इन एडिशन टू भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो सर। मोटा नो मोटा लेस ये देन आपका भी होगा क्यूमुलेटिव, सर, नो नो लेस लेस देन देन। भी जोड़ सकते हो, हाँ नो लेस देन भी हो सकता है, इन एडिशन टू भी हो सकता है। तो इसमें आप मोटा मोटा क्या है, ये सीक्वेंस आप फॉलो करना, जहां पर पार्ट एक तरफ पार्शियल हो सकता है, एक तरफ कंप्लीट हो सकता है। अब आप सोचो कि जब आप बोथ का इस्तेमाल करते हो, क्या ये कंप्लीट होगा या पार्शियल होगा, सोच के बताओ आप लोग। टोटल होगा, टोटल बोथ क्या करेंगे, कंप्लीट क्यूमुलेशन होगा, बोथ एंड कंप्लीट क्यूमुलेशन होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो पार्शियल। पार्शियल क्यूमुलेशन होगा। टू क्या होगा, पार्शियल क्यूमुलेशन होगा। वहीं दूसरी तरफ जाओ और इन एडिशन टू क्या होगा, पार्शियल क्यूमुलेशन होगा। समझ में आ रहा है ना, एज वेल एज का सेंस क्रिएट कर रहा है वो। तो ये आपको खुद से जज करना चाहिए कि ये कंप्लीट क्यूमुलेशन है या पार्शियल क्यूमुलेशन है। अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो ये कोरिलेटिव नेचर का है, बोल सकते हैं ना इसको। वहीं आपको बोथ एंड दिख रहा होगा, ये कोरिलेटिव नेचर का है। तो कोरिलेटिव है तो क्या हुआ, वो असली में क्या है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, वो तो स्ट्रक्चर से कोरिलेटिव है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इस तरह के हमें और 3 पॉइंट देखने हैं। आ गया बताने वाले, नींद आ रहा है ना तुम लोग को, पता है हमको, जब तक हम एरर नहीं कराएंगे नींद आएगा। चलो नेक्स्ट। ये ऑनलाइन में समझ में आ रहा है आप लोगों को, बीच बीच जी में बोलते सर। रहिए, नहीं तो यस सर। कनेक्शन कट हो जाएगा। मैं मोबाइल की तरफ देख भी नहीं रहा हूँ, यस सर, समझ में आ रही देखेंगे है कि सर। क्लास भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है और दोबारा पढ़ाना होगा। अच्छा अभी रेगुलरिटी ठीक है ना आप लोग को, शनिवार रविवार लाइव क्लास मिल जा रहा है तो इशू नहीं है अभी, यस सर, सही है सर। अभी ठीक है ना। कुछ लोगों को हो सकता है समय का दिक्कत हो तो उन लोग को रिकॉर्डेड ले लेना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। दूसरा हम लोग को जो पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी चिल्ला रहे थे पीछे से लोग, वो देखो, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। यहाँ एक मजेदार स्टोरी भी है, अच्छा लगेगा सुन के, मैक्सिमम लोग तो जानते हो इस बैच में। कंप्लीट है, पार्शियल का है, पार्शियल होगा तो एंड तो आर थोड़ी लगेगा। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस पे हम बात करेंगे, सुनना। अल्टरनेट, जहां क्यूमुलेशन का क्या सेंस है, क्या मीनिंग है, एडिशन। वहीं जब आप बात करते हो अल्टरनेटिव कंजंक्शन की, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, एक अल्टरनेटिव देता है, एक ऑप्शन देता है, एक चॉइस देता है। क्या प्रोवाइड करता है आपको, एक चॉइस। हमेशा याद रखना चॉइस। अब चॉइस को लेके एक बहुत बड़ा स्टोरी है, तो आप लोगों को याद है किसी को, नहीं यही याद है, नहीं याद है, हाँ हाँ कुछ नहीं। सुनो, जो लोग नए हैं वो लोग को तो मालूम नहीं है, बाकी लोग तो बार बार सुन के बोर हो गए हैं इससे। चॉइस क्या होता है नहीं होता है उसके बारे में हम बताएंगे, अल्टरनेटिव कंजंक्शन भी आपको सिखाएंगे। पहले एक कहानी सुनिए, पहले छोटा सा। मान लीजिए एक लड़का है गांव में, ठीक है, बड़ा गंदा सा स्टोरी है, सुनिएगा। एक गांव में एक लड़का है और बचपन से उसको एक गाड़ी का बहुत शौक रहा है। वो गाड़ी क्या है, स्प्लेंडर। बहुत मतलब उसका दिल से ख्वाहिश है कि उसको बड़ा होके क्या खरीदना है, स्प्लेंडर खरीदना है। 16-17 साल से ये सपना मन में संजोए हुए वो जा रहा है स्प्लेंडर खरीदने के लिए, ठीक है। रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां दिख रही है, लेकिन उसके मन में कौन सा गाड़ी है, एकदम स्प्लेंडर ही ले रहा है। रास्ते में बगल से वो क्या गया, क्या अपाचे मत नाम लो, स्प्लेंडर के बगल से आपका वो टीवीएस का वो जो माल ढोने वाला गाड़ी ना, क्या नाम है उसका, हैवी ड्यूटी गया, M80 गया, पुराना वाला बजाज गया। लेकिन उसको बोला ना, मेरा तो स्प्लेंडर, वो सब छोड़ दो। और जैसे ही शोरूम में एंटर किया, दिख गया स्प्लेंडर, गया, ठीक है, सब बात हो गया कि हाँ अब तो यही खरीदना है। जैसे ही मुड़ा, बगल में एक दूसरी गाड़ी रखी हुई थी, 500 सीसी वाला, कौन सा, बुलेट, चल हाँ कवासाकी, अच्छा कोई भी एक अच्छा सा गाड़ी देख लो। अब बोला ना, अब हम ये नहीं लेंगे, अब हम तो ये लेंगे। इसका क्या मतलब है स्टोरी का, कुछ नहीं, कुछ मतलब बना है स्टोरी का। ये स्टोरी का मतलब है, सुनो। रास्ते में जब तक उसको गाड़ियां दिख रही थी, वो स्प्लेंडर के तुलना में हल्की थी, या कहें कि
कम वैल्यूएबल थी, उतना चार्म नहीं था, तो उसके लिए वो अभी चॉइस नहीं बना था, ऑप्शन नहीं बना था। लेकिन जैसे वो शोरूम में पहुंचता है और उसको उससे बेटर दिख जाता है, तो वो उसके लिए क्या बन जाता है, चॉइस, कि चलो अब ये लेना है। मान लीजिए आप लोग को हम ऑफर करें कि आज आप लोग को हम क्या खिलाएंगे, खाली बिरयानी, खाली बिरयानी। मान लो आज ऑफर करें कि आप लोग को फुचका खिलाएंगे, और उसके बाद हम बोले कि ना चॉकलेट खिला देते हैं 5 रुपया वाला, तो आप लोग बोलेंगे ना ना मेरा फुचका ही ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे चलो बिरयानी खिला देते हैं, तो क्या बोलेंगे, ना बिरयानी ही खाएंगे अब। तो ये क्या है, ऑप्शन अगर स्ट्रॉन्गर हो तभी वो ऑप्शन बनता है, तब, और जब तक वो स्ट्रांग नहीं है तब तक वो ऑप्शन नहीं। मोटा मोटा ये बात समझते हैं आप लोग। तो इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो इंग्लिश में आप आराम से अप्लाई करोगे, देखो कैसे। जब आप अल्टरनेटिव कंजंक्शन देखते हो तो आपको दिखता है क्या, आइदर और। क्या दिखता है, नाइदर नॉर। क्या दिखता है, और। क्या दिखता है, अदरवाइज। और क्या दिखता है, एल्स। दिखता है ना ये सब, लेस्ट, ये भी दिखता है। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन देखो यहाँ पे, अभी इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पुराने एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। ठीक है, अब आप देखो आपके पास यहाँ ऑप्शन दिया गया ना, तो अभी अभी आपने क्या सीखा कि जब वो ऑप्शन बनता है तभी बनता है जब वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, हेवी होता है। इसका मतलब यहां पर ये जो ऑप्शन बना हिज फ्रेंड्स, वो हेवी है तभी तो ऑप्शन बना। यानी कि यहाँ पे राम लाइट है और उसके दोस्त क्या है, हेवी है। सिंपल सी बात है। और अभी अभी आपने सीखा था कि अगर हमारे वाक्य में 2 सब्जेक्ट हो तो एग्रीमेंट हमेशा और हमेशा कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा, जो क्या होगा, हेवी होगा, उसी के हिसाब से क्या है, एग्रीमेंट चलेगा। तो यहाँ हमारा हेवी सब्जेक्ट कौन सा है, हिज फ्रेंड्स। क्यों, क्यों हेवी है, क्योंकि ये क्या है, ऑप्शन बनकर आया है। राम के ऑप्शन के रूप में उसके दोस्त है ना अभी, तो ये इसीलिए हैवी है क्योंकि ये क्या है, ऑप्शन बनकर आया है। पूरा कहानी याद आया अभी, मत तो समझ में आया कहानी का। हाँ, तो हिज फ्रेंड्स अभी क्या है, हैवी है, इसलिए एग्रीमेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर ही होना चाहिए, और ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। और ये जो चॉइस है, चॉइस देने के वजह से इस आइदर और कंजंक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कराता है, ये प्रोवाइड कराता है चॉइस या फिर ऑप्शन। लेकिन आप ये बताओ कि ये तो अल्टरनेटिव है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज ये क्या है, अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बोले तो ये कोरिलेटिव इन नेचर है। क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं है, पेयर में एग्जिस्ट करेगा ना। समझ में आई बात। तो सिंस ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन के पास अपनी एक खास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को सुनो। जब कोरिलेटिव कंजंक्शन है तो कोरिलेटिव कंजंक्शन के पास अपनी एक खास प्रॉपर्टी है। कोरिलेटिव होने का मतलब समझते हो क्या होता है, एक जैसे। कोरिलेटिव का मतलब एक जैसे। अब एक जैसे किस तरह से, हमेशा याद रखना, जब भी कोरिलेटिव कंजंक्शन का आप इस्तेमाल करोगे तो उसके साथ लगा हुआ जो क्लॉज है, अपने पेयर कंजंक्शन के साथ लगा हुआ जो क्लॉज होगा, दोनों क्लॉज एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे का मतलब क्या, तुम देखो यहां पर आपने आइदर का इस्तेमाल किया, उसके पीछे क्या है, सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट है। वहीं आपने क्या किया इस्तेमाल, और उसके पीछे देखो दूसरा सब्जेक्ट है, एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो ये होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन का बेसिक फंडा ही यही है कि वो अपने पीछे सेम पार्ट ऑफ स्पीच या कहे कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस का इस्तेमाल करता है। अगर यहां पर वर्ब का इस्तेमाल हुआ होता तो और के बाद भी हमको वर्ब का ही इस्तेमाल करना पड़ता। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, आइदर सिट और गो अवे। देखो आइदर के बाद वर्ब का इस्तेमाल, तो और के बाद भी वर्ब का इस्तेमाल। समझ में आया। ये कब अप्लाई करना है, जब हमारे पास ये कैसा कंजंक्शन हो, कोरिलेटिव इन नेचर हो। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है, जो पेयर में एग्जिस्ट करता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है, जो पेयर में। समझ में आई बात। अभी आप लोग को समझ में आ रहा है, जो लोग ऑनलाइन में है, क्लियर हो रहा है मैटर, बताइए सब लोग। यस भैया। जी सर, नहीं क्लियर समझ है। में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है,
ठीक है चलो। तो मोटा मोटा आपको अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्लियर हुआ, समझ में आया बात, कोई दिक्कत? चलो किसी का माइक ऑन है? थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए। अच्छा, जब कोरिलेटिव हो गया इसके बाद हमें जो करना है वो क्या है पता है? एडवर्सिटी। दो कंजंक्शन और हैं, एक है एडवर्सेटिव और एक है इलेटिव। रिलेटिव को थोड़ा अच्छा से समझिएगा आप लोग, इसको मिटा नहीं रहे, थोड़ा इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए बस एक एग्जांपल रखें, बाकी आप लोग को पता है क्या करना है, जगह बन जाए थोड़ा सा। अल्टरनेटिव के बाद हमें सीखना चाहिए एडवर्सेटिव। देखो अच्छे से समझना, एडवर्सेटिव अभी सीख रहे हो कोऑर्डिनेटिंग के अंतर्गत, वहीं जब सबऑर्डिनेटिंग पढ़ाएंगे वहां आप लोग को एक कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, कॉन्ट्रास्ट भी सिखाएंगे। तो कॉन्ट्रास्ट अलग होता है और एडवर्सेटिव इन नेचर अलग होता है। देखो कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? अपने अंदर द्वंद्व, एक ही आदमी के दो विचार और दोनों में क्या है? द्वंद्व। जबकि एडवर्सिटी का मतलब होता है विरोध। तो विरोध और द्वंद्व में बहुत छोटा सा फर्क है, वो छोटा सा फर्क समझना होगा। समझ में आ रहा है ना? देखो द्वंद्व तभी होगा जब वो एक दूसरे के ऊपर क्या है? आश्रित होंगे, दोनों विचार एक दूसरे से जुड़े होंगे तभी द्वंद्व होगा। अगर दोनों विचार एकदम एक दूसरे से अलग है, मौलिक हैं दोनों, तो क्या उन दोनों के बीच में कभी द्वंद्व हो सकता है? खाना खाने और सोने के बीच में कभी द्वंद्व हो सकता है? नहीं। मीठा खाने और तीखा खाने के बीच में द्वंद्व हो सकता है? क्या मीठा खाए या तीखा खाए? क्योंकि खाना उनके बीच में एक संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों ही खाना है, तभी वो क्या हो सकता है? क्या हुआ, आप फोटो खींच रही हैं? क्या है हिंदी वाला? और दूसरे का है किसी का? आओ। तो आप एक बात समझिए अच्छे से कि जब आप एक ही चीज में संबंध रखता हो, कोई दो चीज एक दूसरे से संबंधित हो तभी द्वंद्व हो सकता है, और जब तक संबंध ना हो तब तक वो द्वंद्व नहीं होगा, वो क्या होगा? विरोध होगा। आपसे मेरा विरोध हो सकता है, आपसे मेरा द्वंद्व नहीं हो सकता। द्वंद्व मुझसे ही मेरा द्वंद्व हो सकता है, या आपका खुद से द्वंद्व हो सकता है। आपका मेरे से द्वंद्व नहीं हो सकता, आपका मेरे से क्या हो सकता है? विरोध हो सकता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? जब दो चीजें एक दूसरे से अलग हो, मौलिक हो, तो वहां विरोध होता है, वहां एडवर्सिटी होती है। लेकिन कॉन्ट्रास्ट कहां होता है? एक चीज के भीतर दो पक्ष हो तो वहां कॉन्ट्रास्ट होता है। समझ में आई बात? तो ये छोटा सा डिफरेंस है, याद रखिए। एडवर्सेटिव में आपको सबसे अच्छा एग्जांपल क्या याद है बताओ? तो डरा दे रहे हो तुम लोग हमको। क्या है? बट का इस्तेमाल करते हो, बट का इस्तेमाल करते हो ना एडवर्सेटिव में। जैसे देखो He एग्जांपल is देखो, rich but he is not happy. तो एग्जांपल याद हो गया है? ही जी इज सर। रिच बट But he ही is not इज, happy. रिंकी बोल रही हो? ज्योति। अच्छा ज्योति। ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर आप बोलते हो कि ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, क्या एक दूसरे पर ये निर्भर है क्या? ए महान हस्ती सब लोग, ये बात बताओ तो थोड़ा। ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, दो अलग अलग वाक्य है ना, क्या एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है क्या? नहीं। जो आदमी रिच होगा वो खुश नहीं होगा, ये दोनों क्या निर्भर है? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि जो आदमी रिच है वो खुश हो सकता है कि जो आदमी रिच है वो खुश ना हो। क्या एक दूसरे के ऊपर किसी तरह से भी डिपेंडेंट है? नहीं। आज की दुनिया में आप लोग इसको रिलेट करके देखते हो ना कि जिसके पास पैसा है वो जरूर खुश होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपको जहां तक सीखना चाहिए कि ये दोनों कैसे क्लॉज हैं, कोऑर्डिनेटिंग नेचर के क्लॉज है, इसलिए जब इनके बीच में क्या है, एक विरोधाभास है, तो ये एडवर्सेटिव है, कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है। याद रखना ये क्या है? एडवर्सेटिव है, इसलिए जो कंजंक्शन जोड़ा लगाएंगे वो क्या है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन लगाएंगे। बट आप जब उसको तोड़ोगे तो क्या है? पूरी तरह से दोनों अलग अलग निकल जाएगा सेंटेंस। ही इज रिच एक सेंटेंस बनेगा, दूसरी तरफ ही इज नॉट हैप्पी दूसरा सेंटेंस निकल Happy. कर आएगा, दोनों पूरी तरह से अलग अलग सेंटेंस निकल कर आ जाएंगे। और भी कुछ एग्जांपल्स लिखो। Sir. ही इज इंडस्ट्रियस Still he does not get good marks. स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स। चलो, है ना?
देखो एक वाक्य है, इज इंडस्ट्रियस, वो मेहनती है। दूसरी तरफ ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, ये दूसरा वाक्य है। क्या एक दूसरे के ऊपर निर्भर है? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि वो मेहनती है, उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। दोनों एकदम अलग अलग चीज है, कोई मतलब नहीं है दोनों में। लेकिन ये दोनों आपस में कभी एक जैसे प्रतीत नहीं होते हैं ना। बैठ जाओ फ्रेंड्स, अच्छे से, दिक्कत हो रहा है पैर में। टूल ले लो, वहां से टूल ले लो, ये तो टूल है, ले लो, लो ना। हो गया मैं दे, क्या टूल दे इधर से, हो जाएगा। बैठ जाओ, उसको ठीक से बैठ जाओ। ठीक है अभी, ठीक है ना अभी। देखो ही इज इंडस्ट्रियस, वो क्या है? इंडस्ट्रियस है, बट स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स। दो ऐसे सेंटेंस जो एक दूसरे के ऊपर कभी निर्भर नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर के। लेकिन दोनों के बीच क्या है? एडवर्सिटी है। क्योंकि इंडस्ट्रियस होना अलग बात है और मार्क्स नहीं पाना अलग बात है। क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है? क्या नहीं, कॉन्ट्रास्ट नहीं है, लेकिन एडवर्सिटी है। तो आपको इस तरह के एग्जांपल्स दिखेंगे जहां पर क्या है? एडवर्सेटिव नेचर के कंजंक्शन का इस्तेमाल होगा। जहां आप देखोगे बट का इस्तेमाल, आप देखोगे स्टिल का इस्तेमाल, आप देखोगे ओनली का इस्तेमाल, हाउएवर का भी इस्तेमाल देखोगे। इसके अलावा वाइल का इस्तेमाल देखोगे। वाइल का इस्तेमाल आप टाइम के लिए भी देखोगे, लेकिन यहाँ वाइल का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? वहां पे जब के सेंस में आता है टाइम में, यहाँ क्या है? जबकि के सेंस में क्रिएट करते हैं इसको। ठीक है, एडवर्सेटिव मतलब एक तरह से विरोध क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा आप वेयर एज का भी इस्तेमाल देखोगे, नेवरदलेस का भी देखोगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। तो ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है जहां विरोध क्रिएट होगा, लेकिन दोनों ही क्लॉज कैसे होंगे? कोऑर्डिनेटिंग नेचर के। लास्ट वन, इलेटिव। इलेटिव वर्ड का मतलब समझते हैं आप लोग? व्हाट इज इलेटिव कंजंक्शन? इलेटिव क्या होता है? परिमाण सूचक सर। देखो इसके साथ बहुत सारे लोग इसको रीजन से कंफ्यूज करते हैं। इसको रीजन से कभी कंफ्यूज मत करना। ठीक है, देखो इलेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना। इलेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना। ये हमेशा क्या बताता है पता है? कारण बताता है, रिजल्ट एक तरह से। देखो अभी एक एग्जांपल ऐसा मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा इसको क्लियर करता है इसको। और जब आप कॉज वाला सबऑर्डिनेटिंग वाला पढ़ेंगे उसमें बहुत कंफ्यूजन है। इलेशन के साथ कॉज वाला के साथ बहुत कंफ्यूजन है, वो हम क्लियर करेंगे आप। इलेटिव कंजंक्शन देखो, एक एग्जांपल लिखो। आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम टू स्कूल। सपोज मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आ पाया। तो देखो ये जो है ये क्या है? सो आई कुड नॉट कम टू स्कूल, ये एक रिजल्ट है। ये क्या है? एक रिजल्ट है, इलेशन है, एक्सप्लेनेशन है। ये रीजन नहीं है, ये क्या है? रिजल्ट है। तुम देखो एक चीज, आई वॉज इल, मैं बीमार था। अब यहां से दो बातें होंगी, या तो बीमार हूं फिर भी स्कूल पहुंच गया, या तो बीमार हूं स्कूल नहीं गया। तो क्या किसी तरह से स्कूल ना पहुंचना डिपेंड कर रहा है बीमार होने पर? नहीं। कोई ऐसा भी तो है जो बीमार होते हुए भी स्कूल चला जा रहा है, इसका मतलब ये उसके ऊपर आश्रित नहीं है। आश्रित है क्या? आश्रित होता तो जरूर नहीं, हर कोई नहीं जा पाता। लेकिन यहाँ सिचुएशन है कि कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी जा रहे हैं, और कुछ लोग चले भी जा रहे हैं। तो ये इसलिए रिजल्ट बता रहा है। सो का इस्तेमाल आप जब करते हो तो ये बेसिकली उसका रिजल्ट बता रहा है, कॉज नहीं बता रहा है। और रिजल्ट बता रहा है, आप देख रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। डिपेंड करता तो हमको यहाँ सो लगाने का जरूरत ही नहीं था, वो अपने आप जुड़ जाता। डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए तो सो लगा के हम आगे जोड़ रहे हैं, इसको रिजल्ट को आगे जोड़ रहे हैं। समझना इस बात को। सर साउंड नहीं आ रहा है। साउंड आ रहा है अभी? वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सर वॉइस नहीं आ रही है। देखिए ये वाले
चला गया। हेलो, आवाज आ रही है अभी? हाँ भैया आ रही है। Yes, sir. अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ आ रही है। हाँ ठीक Yes, है, sir. ओके ओके। तो इलेटिव को थोड़ा सा अच्छे से समझना है, कॉज के साथ बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, सीखना। देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक बार मैं रिकैप करता हूं, ध्यान से सुनिए। 4 तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको पढ़ने हैं। पहला क्या है? क्यूमुलेटिव। 2 तरह के, एक कंप्लीट और एक पार्शियल। कंप्लीट में क्या होता है, वो प्लूरल बना लेता है आराम से जोड़ के। पार्शियल में क्या होता है, एक हैवी होता है, हैवी के हिसाब से क्या चलता है, एग्रीमेंट चलता है। दूसरी तरफ अल्टरनेटिव, जहां ऑप्शन मिलता है, जो आप ऑप्शन बनकर आता है वही हैवी होता है, उसी के हिसाब से एग्रीमेंट लेके काम करते हैं। और कुछ अल्टरनेटिव कंजंक्शंस कोरिलेटिव नेचर के होते हैं, वहां आपको देखना पड़ता है कि सिंटेक्स सेम है कि नहीं, वहां से भी एरर बन सकता है। तीसरा क्या है, एडवर्सेटिव, जहां 2 कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज एडवर्स नेचर रखते हो, वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। और एडवर्सिटी को क्रिएट करने के लिए इससे 2 कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को हम जोड़ते हैं। चौथा क्या है, इलेटिव, जब आपको रीजन देना, रीजन मतलब रिजल्ट बताना हो, रीजन नहीं, रिजल्ट बताना हो, तो आप इसका इस्तेमाल करते हो। सो इसका एक एग्जांपल है। इस तरफ अब आओ, छोटा सा है, इसमें 6 या 5 बताएंगे सबऑर्डिनेटिंग में। है तो बहुत सारा, लेकिन सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखो, इसमें सबसे पहला जो है वो है, देखो एक चीज याद रखना, सबऑर्डिनेटिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या है, आश्रित है। तो आप किसी के ऊपर आश्रित होते हो तो उसका एक आधार होता है। मान लीजिए आप किसी पे आश्रित हो पैसे के लिए, आप किसी के ऊपर आश्रित हो स्नेह के लिए, आप किसी के ऊपर आश्रित हो समय के लिए, है ना। तो आश्रय का एक हमेशा क्या होता है, आधार होता है। तो हम 6 आधार पढ़ने वाले हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के। पहला आधार जो हम देखेंगे वो क्या है, टाइम। आपको अक्सर दिखता होगा कि 2 क्लॉज टाइम डिपेंडेंसी के कारण एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो, बहुत सारा आपको मिलेगा। When I saw him, I stopped the car. देखो एग्जांपल के तौर पे, When I saw him, जब मैंने उसे देखा, I stopped the car. यहाँ पे देखो, ये दोनों क्या एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है? सोच के बताओ। अगर मैं उसे नहीं देखता तो क्या गाड़ी रोकती, मैं गाड़ी रोकता, या आप गाड़ी रोकती, नहीं रोकती ना। तो मतलब ये दोनों क्लॉज एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। यानी दोनों क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेटिंग नेचर के हैं। इसमें मेन क्लॉज क्या है, पहचानना सीखो हमेशा। आई स्टॉप्ड द कार, ये मुख्य घटना है। और कब रोका, जब मैंने उसे देखा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें कौन सा कंजंक्शन रखा गया है, व्हेन। व्हेन क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन टाइम डिपेंडेंट। तो इस तरह से आपको यहाँ सिंस मिलेगा, आपको यहाँ व्हेन मिलेगा, आपको यहाँ टिल मिलेगा, आपको यहाँ अनटिल मिलेगा, और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर आपको और क्या मिल सकता है, एज सुन एज मिलेगा, After, before, as long as. आफ्टर मिलेगा, और क्या मिलेगा, बिफोर मिलेगा, और भी बहुत सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और देखेंगे कि आप इस तरह से उसको जोड़ा गया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये? दूसरा जो इसका इजी वाला पार्ट है वो है प्लेस। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो स्थान पर निर्भर होती हैं, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपको वेयर मिलेगा, और क्या मिलता है, वेयर के साथ और भी आपको मिलेगा, जैसे वेयर एवर का इस्तेमाल होता है। वेयर एवर में 2 बार ई का इस्तेमाल करते हैं, सही, एक बार ना, हाँ याद रखना। देखो एग्जाम्पल देखो, यू कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट, सपोज। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप इसमें मेन क्लॉज हमको खोज के बताओ तो। यू कैन, You ये can go. हमारा क्या है, मेन क्लॉज है। ये हमारा
डिपेंडेंट क्लॉज है, देखो कंजंक्शन उसके साथ रखा गया है ना। तो वेयर अक्सर आप देखोगे कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके साथ कंजंक्शन, टाइम कंजंक्शन को रखा जाता है। इसीलिए आप बहुत सारे लोग इसको क्या बुलाते हैं मालूम है? इसको एडवर्ब ऑफ टाइम बुलाते हैं। कंजंक्शन कैसे फंक्शन करता है? एडवर्ब ऑफ टाइम के जैसा। अभी फिलहाल इसको थोड़ी देर के लिए मत देखो, ठीक है? तो समझ में आ रहा है किस तरह से टाइम डिपेंडेंट आपको एक कंजंक्शन मिलेगा तो आप उस समय इसको पहचान सकें। इसलिए आज का चैप्टर दिक्कत हो रहा है बैठने में, ठीक है? बस और 10-15 मिनट, ठीक है? तो ये प्लेस वाला है, इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो हम बता दे रहे हैं। 3 नंबर देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉज बोल के लिख के रखो। इसके साथ ही आपका कंफ्यूजन होगा इलेशन का। ध्यान से देखना, ये जो सेंटेंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, इसी सेंटेंस को आप एज से अगर मैं बोलूं लिखिए, एज से कैसे लिखोगे? एज आई वॉज इल आई कुड नॉट कम। अब आप ध्यान से देखो, यहां कारण पे ज्यादा जोर दिया गया है। आई कुड नॉट कम ये मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और एज आई वॉज इल क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये आपको रीजन देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो जब आपको कारण देना ज्यादा महत्वपूर्ण लगे रिजल्ट के तुलना में, तो वहां पर आप इस तरह के वाक्य का इस्तेमाल करें। एज आई वॉज इल आई कुड नॉट कम। मान लीजिए आपको अपने स्कूल में एक एप्लीकेशन लेटर देना है, आपने एब्सेंट किया, आप क्या बोलोगे? एज आई वॉज इल, क्योंकि कारण देना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर किसी इनफॉर्मल पर्पस के लिए आप बताना चाहते हो, क्या बोलोगे? आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम। यहाँ पे रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं आ पाया। वहां देखो, स्कूल में नहीं पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? कारण क्या था नहीं पहुंचने का, है ना? इसलिए आप इसका इस्तेमाल करोगे। लेकिन इनफॉर्मल पर्पजेज में, मान लो किसी की शादी है, वहां कारण ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपका पहुंचना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वहां पे रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हो। आई कुड नॉट कम, सॉरी आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम। देखो, सो और एज का बारीकी से इस्तेमाल सीखना पड़ेगा। एक तरफ जहां इलेशन की बात होती है, रिजल्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ कॉज के ऊपर फोकस किया जाता है। समझ में आया? और एक चीज देखो, ये जो कॉज है, इस कॉज की जब आप बात करोगे ना, कारण की जब आप बात करोगे, तो दोनों क्लॉज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, सबऑर्डिनेटिंग नेचर का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन जब आप इलेशन की बात करते हो, रिजल्ट की बात करते हो, उस समय कोऑर्डिनेटिंग नेचर का कॉन्सेप्ट आता है। आई वॉज इल, मैं बीमार था। अब दो दो ऑप्शंस आपके पास खुले हुए हैं, आप स्कूल पहुंच भी सकते हो, नहीं भी पहुंच सकते हो। क्या डिपेंडेंसी है? नहीं। वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है? रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आप गए कि नहीं गए, वो इसके ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं कर रहा है कि आप बीमार हो सकता है बीमार होने के बावजूद भी आप पहुंच जाओ, ये भी हो सकता है कि बीमार है आप नहीं पहुंचो। समझ आ रहा है? यहाँ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, वो वाला मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये मैटर करता है। आई वॉज इल, एज आई वॉज इल आई कुड नॉट कम। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे रीजन इंपॉर्टेंट है, कारण इंपॉर्टेंट है, कॉज इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों सबऑर्डिनेटिंग नेचर के हैं। ये शायद ही आप लोगों को समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से आया है। इस्तेमाल अगर कर लिए तो बहुत उम्दा बात होगी। देखो, रिजल्ट के लिए और भी बहुत सारा इस्तेमाल होता है। देखो, सो दैट का भी इस्तेमाल करता है, बुक में अलग करके दिया है, हम इसको अलग करके नहीं देखते। यहाँ आप सो दैट का इस्तेमाल कर सकते हो, सच दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेम बुक में अलग अलग पॉइंट किया है, किसी को कॉज बोला है, किसी को पर्पस बोला है, किसी को कुछ, जरूरत नहीं उस तरह पढ़ने का, ठीक है? सिंपल रखो। इसके बाद एक है जो आप लोग को सीखना है, वो है, क्या हो गया? तो अरे किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करिए पहले। हटिया वो पहन के गई थी क्या? माइक ऑफ करिए। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। इसके बाद देखो, कॉन्ट्रास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, सीखो। एक तरफ आप एडवर्सेटिव सीख चुके हो, जहां पर इंडिपेंडेंट नेचर है लेकिन विरोध प्रकट करना है, यहाँ द्वंद्व लेकर आना है, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है। देखो, दो ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। देखो, यहाँ पर एक विरोध नहीं है, एक द्वंद्व है। यह विरोध है क्या? उसने कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया। देखो, ये फिर भी का सेंस लेकर आता है। यहाँ द्वंद्व है कि कैसे फेल हो गया, आश्चर्य है, नहीं है,
उसने कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया। यहाँ कंट्रास्ट है, आश्चर्य है। कंट्रास्ट को तुम आश्चर्य और द्वंद के साथ जोड़कर देखो, और एडवर्सिटी को नकारात्मक वे में जोड़कर देखो। आज समझ में आया? जैसे हमने क्या देखा था इसका एग्जाम्पल, एडवर्सिटी का क्या एग्जाम्पल लिखा था आपने? ही इज रिच बट इज नॉट हैप्पी। कोई कॉन्ट्रास्ट, कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य है क्या? कोई द्वंद है क्या? नहीं, हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में है। वो अमीर है लेकिन सुखी नहीं है, खुश नहीं है। लेकिन यहाँ आश्चर्य है, यहाँ द्वंद है। कॉन्ट्रास्ट का सीधा सा मतलब ही होता है आश्चर्य के साथ द्वंद। ठीक है, दो ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया। दो ही फेल्ड। दो और ऑल दो का इस्तेमाल आप कॉन्ट्रास्ट के लिए करते हो। सीधा सा बात है कि जब ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो ना, सबॉर्डिनेट हो, तभी आप ये कॉन्ट्रास्ट देखते हो। अगर कोऑर्डिनेटिंग होगा तब ये कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा। और जैसे ये कॉन्ट्रास्ट आएगा, ये विरोध से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? द्वंद में, आश्चर्य में, कॉन्ट्रास्ट में। समझो इस बात को। अभी बहुत इजी और बकवास लग रहा होगा आज का क्लास, लेकिन कल जब हम प्रैक्टिस कराएंगे ना पूरा कंजंक्शन का, जितना रूल बेस्ड आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है, तब पता चलेगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम बोलेंगे कि अच्छा हाँ, ये कंप्लीट क्यूमुलेशन के द्वारा ये जोड़ा गया है, इसलिए इस तरह से एग्रीमेंट चलाएंगे, जो नहीं समझ के रहेगा वो हवा हो जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं। इसलिए आज का क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कल को समझने के लिए आज को समझना जरूरी है। तो देखिए, हमको मालूम है कि आज इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, लेकिन हमको पता है कि कल हम जो आउटपुट लेने वाले हैं उसके लिए ये बेस जरूरी है। कॉन्ट्रास्ट समझ में आया ये चीज किस तरह से होगा? लास्ट वन कॉन्ट्रास्ट के बाद छोड़ दो यहीं तक। इसके बाद तो सब मोटा मोटा हम कवर कर ही दिए। मैनर हो ही इफ और E गया। वेदर वाला एग्जांपल नहीं दिए। इफ और वेदर का क्या बताइए, एग्जांपल क्या देना है उसमें? है क्या आपके पास? कंडीशन वाला? कंडीशन सर वाला तो अभी अंटिल पता है ना, पहला ही एग्जांपल उसी का था, इफ आई कम टू, इसीलिए हम से बोलेंगे, जोड़ेंगे। हम मिला के पढ़ा दिए हैं सारा। ठीक है, हाँ बोलिए। अरे उसमें तो मिला के पढ़ा दिए, बहुत सारा लिख सकते हैं। प्रोवाइडेड ही मेंट। आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज हो गया, कट गया। आवाज आ रहा है, देखो तो आवाज आ रही है आप लोगों को? अब ठीक है हाँ सर। हाँ ठीक है। सुनो, देखो मोटा मोटा आज का चैप्टर हम यहाँ, मतलब आज का क्लास सेशन हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, कल इसी समय 5:10 से क्लास स्टार्ट करेंगे, और मोटा मोटा पूरा कंजंक्शन हम कल खत्म करेंगे आप लोगों का। ठीक है, तो इसको कल का क्लास चलेगा। थैंक यू सर।